स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। आज हम हरिवंश राय बच्चन की कृति दिन जल्दी जल्दी ढलता है पर की व्याख्या करेंगे। साथ ही पाठ के प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, यह कृति इन्होंने अपनी पत्नी श्यामा की स्मृति में लिखी थी। उनकी पत्नी की मृत्यु से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इस एकाकीपन में उनके मन में जो भी भाव आए हैं उन्हें विभिन्न कविताओं में अभिव्यक्त किया है और उसी का एक भाग है निशा निमंत्रण और उसी में यह गीत संकलित है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह धान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। व्याख्या करने से पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। पथ, पथ का अर्थ है राह या रास्ता, रात रात्रि, मंजिल मुकाम, पंथी राहगीर, प्रत्याशा कुछ पाने की आशा, नीड़ों घोंसले, चंचलता नई ऊर्जा, विकल व्याकुल, चंचल क्रियाशीलता, विह्वलता व्याकुलता या बेचैनी, शिथिल मंद या धीमी। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मनुष्य कवि जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री है तेजी से चलता है, कहीं रास्ते में ही पथ में ही रात न हो जाए, मंजिल भी तो दूर नहीं, मंजिल समीप ही होती है। इस कारण यह सोच जैसे ही पथिक या राहगीर के मन में आती है वह जल्दी जल्दी चलने लगता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। रात होने पर भी पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ती है। ऐसा विचार आते ही थकित शरीर में भी उसका उल्लसित तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देता। बच्चों, यहाँ जल्दी जल्दी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। अगला पद है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे यहाँ चिड़िया के बच्चों के बारे में लेखक बताते हुआ कह रहे हैं कि जब चिड़िया दिन भर दाना चुगने के लिए बाहर जाती है तो शाम को जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता का इंतज़ार करते हैं। उसी को अभिव्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। यहाँ प्रत्याशा किस बात की? कुछ पाने की आशा। बच्चों को अपने माता पिता से क्या मिल सकता है? प्रेम मिल सकता है, स्नेहिल स्पर्श मिल सकता है। और चिड़िया अगर बाहर गई है तो दाना चुगने गई है तो उनको भोजन भी मिल सकता है। इस आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं, इस आशा में बच्चे अपने अपने घोंसलों से बाहर की ओर देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता, और ऐसा ध्यान आते ही चिड़िया के पर मतलब पंख, भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान कि मेरे बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे, हमारा इंतजार कर रहे होंगे, ये ध्यान जैसे ही चिड़िया के हृदय में आता है तो उसके परों में, उसके पंखों में और चंचलता भर देता है, एक नई ऊर्जा भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय परिवर्तनशील है और वो शीघ्रता से परिवर्तित होता रहता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि अपने एकाकी जीवन की कुंठा और प्रेम की व्याकुलता को अभिव्यक्त
कर रहा है और कह रहा है कि मैं संसार में अकेला हूँ, इस कारण मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होगा। मुझसे मिलने को कौन व्याकुल? मैं संसार में अकेला हूँ, तो मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं हो रहा है। मैं हूँ किस हित चंचल, तो मैं किसके लिए भाग कर घर जाऊँ, अर्थात मेरी घर पर कोई उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं कर रहा, इसलिए मैं किसके लिए जल्दी जल्दी भाग कर घर जाऊँ। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही ये प्रश्न उसके मन में आता है, उसके पैरों को और क्या कर देता है? शिथिल कर देता है, उसके पैरों को धीमा कर देता है, बढ़ता और में विह्वलता है और उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो जाता है। विशेष जीवन की क्षणभंगुरता और प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया गया है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है, साथ ही वियोग श्रृंगार का प्रयोग है। श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। गेयता का गुण विद्यमान है। गीत है अर्थात गीत को गाया जाता है, तो गेयता का गुण विद्यमान है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अभिव्यक्ति की सरलता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से क्या अभिप्राय है? जहाँ एक ही वर्ण या एक ही शब्दों की पुनरावृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग नहीं हो, अर्थ एक समान होना चाहिए और शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है, जैसे ज ल द और ज ल द, इसमें इन ज ल और द वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। म और म वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म वर्ष है, अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कौन से वर्ष में हुआ? विकल्प हैं इसके 1907, 1903, 2003 और 1935। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 1907 में। 1907 इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, हालावाद का प्रवर्तन किसने किया था? निराला, प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है स, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उनकी आत्मकथा का अंश नहीं है? सबसे पहले है आरती और अंगारे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर। तो इसका सही विकल्प है बच्चों अ, अर्थात उनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। तो आरती और अंगारे जो है ये इनका काव्य संग्रह है, न कि आत्मकथा। तो इसका सही विकल्प है आरती और अंगारे। अगला प्रश्न है, बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? विकल्प हैं 12, 8, 10, 4। तो इसका सही उत्तर है 10, 100। अगला प्रश्न है बच्चों, मधुशाला कविता का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प है 1935, 1938, 1936, 1937। तो इसका सही उत्तर है 1935 अ। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई? बच्चों, प्रश्न 2 प्रकार के हैं। पहला था बच्चन ग्रंथावली नाम से जो उनका पूरा वाङ्मय साहित्य था वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ? प्रश्न अगर ये आता है तो इसका जवाब होगा 10। लेकिन प्रश्न ये आता है
कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर लिखेंगे बच्चों ब 4। नाम थे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है बच्चन जी का निधन कब और कहाँ हुआ? इसके विकल्प हैं 1907 इलाहाबाद, 1903 मुंबई, 1935 उत्तर प्रदेश और 1961 बिहार। तो इसका सही उत्तर है 2003 मुंबई में। प्रश्न नंबर 8, मध्ययुगीन फारसी के किस कवि का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला में अर्थ विस्तार पाता है? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, उमर खय्याम या कोहिनी? इसका सही उत्तर है उमर खय्याम। अर्थात मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविता विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार को पाता है। अगला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता बच्चन जी के कौन से गीत संग्रह से ली गई है? इसके विकल्प हैं आत्मपरिचय, मधुशाला, मिलन यामिनी और निशा निमंत्रण। इसका सही उत्तर है निशा निमंत्रण। अब पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? इसका उत्तर जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है। सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता। वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता। कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों ही पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं। ये एक दूसरे की विरोधी ना होकर एक दूसरे की पूरक हैं। प्रश्न नंबर 2, जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान होते हैं, कवि ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह प्रवृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। बच्चों ये वाला प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे। यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीज़ों के संग्रह में नहीं पड़ता। दूसरे ओर के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे ओर का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 4, शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? अथवा शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशय है? या अथवा आत्मपरिचय में कवि के कथन शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है परंतु उसके मन में विद्रोह और असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को अभिव्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है। अगला प्रश्न, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे। पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं।
कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे। साथ साथ वे माँ बाप के स्नेहिल स्पर्श पाने की भी प्रतीक्षा करते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श, उसकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वे नीड़ों से जागते हैं। 6. दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय की निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7, आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद लिखिए। बच्चों, अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र देखे गए हैं उसमें यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि किसी न किसी कविता का निहितार्थ, प्रतिपाद या उस कविता का उद्देश्य। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, आत्मपरिचय कविता के रचयिता का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा और मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दुविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। प्रश्न नंबर 8, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न CBSE 2015 में पूछा गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस कविता में कवि ने जीने की इच्छा और समय की सीमितता का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि यद्यपि राहगीर थक जाता है, हार जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। उसे इस बात का भय रहता है कहीं दिन ढल न जाए। इस प्रकार चिड़ियों के माध्यम से भी कवि ने जीने की लालसा का अद्भुत वर्णन किया है। चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए तिनके के दाने आदि लेकर बाहर जाती है, तो दिन के ढलते ही वे भी अपने बच्चों की स्थिति के बारे में सोचती हैं। वे सोचते हैं कि उनके बच्चे उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाएं। कवि पुनः आत्म परिचय देता हुआ कहता है कि मेरा इस दुनिया में यद्यपि कोई नहीं है, फिर भी न जाने कौन मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। यह प्रश्न मुझे बार बार उत्सुक कर देता है, मेरे पाँव में शिथिलता और मन में व्याकुलता भर देता है। किंतु दिन के ढलते ढलते ये शिथिलता और व्याकुलता धीरे धीरे मिटने लगती है। वास्तव में इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने जीवन की क्षणभंगुरता और मानव के जीने की इच्छा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। प्रश्न नंबर 9, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पक्षी तो लौटने को विकल है, पर कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों? यह प्रश्न बच्चों CBSE की परीक्षा में 2015 और 2016 दोनों ही वर्षों में पूछा गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस कविता में पक्षी अपने घरों में लौटने को विकल है, व्याकुल है, परंतु कवि में उत्साह नहीं है। इसका कारण यह है कि पक्षियों के बच्चे उनका इंतजार करते हैं और कवि अकेला है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके मन में घर जाने का कोई उत्साह नहीं है। अगला प्रश्न, आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है? यह प्रश्न CBSE 2016 में पूछा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता में कवि ने अपने जीवन की अनेक विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात कही है। कवि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार अपने चहेतों का गुणगान करता है। उसे ये संसार अपूर्ण लगता है। वह अपने सपनों का संसार लिए फिरता है। वह यौवन का उन्माद और अवसाद दोनों साथ लिए रहता है। वह शीतलवाणी में भी आग लिए
फिरता है। प्रश्न नंबर 11, दिन का थका पंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है? CBSE 2010 में पूछा गया है ये। इसका उत्तर लिखेंगे, राह चलते चलते यद्यपि पंथी राहगीर थक जाता है लेकिन वह फिर से चलते रहना चाहता है। उसे डर है यदि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी और रात के होते ही मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा। इसलिए दिन का थका पंथी या राहगीर भी जल्दी जल्दी चलता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह आपके हिंदी अनिवार्य का पद्य भाग का प्रथम पाठ था जो कि हरिवंश राय बच्चन जी पर आधारित था। इसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर हम देख चुके हैं। अगली कक्षा में शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस कविता की पुनरावृत्ति करें और इसे समझने का प्रयास करें।